वेलकम स्टूडेंट्स। आज का स्टडी टॉपिक है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। तो स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। मेंडल ने जो अपना वर्क था उसको 1865 में उसने पब्लिश तो किया था, बट बहुत सारे रीजंस थे जिसकी वजह से 1900 तक उसका जो वर्क है वो सब लोगों के समझ जो एक नॉलेज में नहीं आ पाया एक तरीके से, या अनरिकॉग्नाइज्ड रहा। तो हम उसी की चर्चा करेंगे कि कौन कौन से रीजंस थे जिसकी वजह से ऐसा हुआ है। देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि उस टाइम पर कम्युनिकेशन जो है इट वाज नॉट इजी। तो कम्युनिकेशन करना आसान नहीं था उस समय। एक जगह से दूसरी जगह इंफॉर्मेशन का ट्रांसफ़र है वो आज की तरह नहीं था जैसा कि आजकल होता है। इसीलिए उसका जो मेंडल का जो वर्क था वो पूरी दुनिया में अच्छे से पब्लिसाइज नहीं हो पाया, फैल नहीं पाया। दूसरी कि जो उन्होंने फैक्टर्स का जो सिद्धांत दिया था जिसको आज हम जीन्स कहते हैं, कि जीन्स कैसे होते हैं, स्टेबल होते हैं। यानी उसने कहा था मेंडल ने कि जीन्स आर स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स। अलग अलग डिस्क्रीट यूनिट्स होते हैं जीन, और वो स्टेबल होते हैं और वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते हैं, है ना। और वो ट्रेड्स को कंट्रोल करते हैं, है ना। या जो एलील्स हैं वो ट्रेड को कंट्रोल करते हैं, जो आपस में ब्लेंड नहीं होते। तो ये सारी बातें जो है, जो कॉन्सेप्ट है, वो उसके साथ के जो और लोग थे, साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने उस समय एक्सेप्ट नहीं किया। और इस वजह से ये जो चीज़ें हैं समझ से बाहर रही उनके। थर्ड, मेंडल्स approach of using mathematics to explain biological phenomena was totally new and unacceptable to many of the biologists of his time. तो मेंडल के समय में जितने भी बायोलॉजिस्ट थे वो मैथमेटिक्स का इस्तेमाल नहीं करते थे। तो मेंडल ने क्योंकि इसमें मैथमेटिक्स का यूज़ किया था तो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे वो उस चीज़ को, और समझ भी नहीं पा रहे थे एक तरीके से, ना उसको एक सबूत की तरह देख पा रहे थे। तो उस तरह से ये भी एक प्रॉब्लम रही। फाइनली, though Mendel's work suggested that factors were discrete units, he could not provide any physical proof for existence of factors or say what they were made of. तो मेंडल ने ना कोई ऐसा एक्सपेरिमेंट नहीं कर पाए, मेंडल इसको शो नहीं कर पाए एक्सपेरिमेंटली कि फैक्टर्स जो होते हैं वो किसके बने होते हैं, उसका कोई फिजिकल प्रूफ। तो एक्सपेरिमेंटेशन से क्योंकि वो उसको प्रूव नहीं कर पाए, तो इसीलिए ये बात जो है उस समय इतना आसानी से एक्सेप्ट नहीं हुई। तो ये जो हमने पढ़ा था अभी, ये पूरा का पूरा पोर्शन, ये इम्पोर्टेंट है, जो मेंडल के साथ जुड़ा हुआ है कि क्यों उनकी बात को इतने सालों तक समझा नहीं गया। अब 1900 एक इम्पॉर्टेंट ईयर है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, बिकॉज 1900 में तीन अलग अलग साइंटिस्ट ने, जिनका नाम था डिवरीज, कॉरेंस और टेशर मार्क, इन्होंने क्या किया, अलग अलग इन्होंने रीडिस्कवर किया मेंडल के रिजल्ट्स को। यानी इन्होंने अलग अलग वर्क किया और इन्होंने पाया कि जो मेंडल ने रिजल्ट्स निकाले थे वो सही थे, और जो इनहेरिटेंस का जो उन्होंने जो प्रोसेस दिया था वो सही था। Also, by this time, due to advancements in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. तो अब तक साइंटिस्ट जो है सेल डिवीज़न को माइक्रोस्कोपी के माध्यम से आसानी से ऑब्जर्व करना शुरू कर चुके थे, और सेल डिवीज़न के बारे में जो समझ है वो बढ़ गई थी। इसीलिए जो मेंडल के द्वारा बताए गए जो पॉइंट्स थे वो लोगों के समझ में आने लग गए थे, और सेल डिवीज़न समझ में आने लगा था। न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोपी के कारण क्लियर हुआ था, और ये बात भी क्लियर हुई थी कि न्यूक्लियस जो है उसके अंदर का जो कंटेंट है वो डबल होता है सेल डिवीज़न से ठीक पहले, ताकि वो बराबर बराबर दोनों पार्ट्स में डिवाइड हो सके। अब जो न्यूक्लियस के अंदर कंटेंट था उसे क्या कहा गया, उसे क्रोमोसोम कहा गया, ठीक है ना। विच वर द कलर्ड बॉडीज, बिकॉज क्रोमोसोम्स जो है ना स्टेनिंग से कलर्ड दिखाई देते थे, तो इसलिए उनका नाम क्रोमोसोम्स पड़ गया। अब 1902 तक, 1902 तक क्रोमोसोम्स के मूवमेंट की स्टडी भी कर ली गई। तो मियोसिस में किस तरह से क्रोमोसोम्स मूव करते हैं ये वर्कआउट कर लिया गया। और सटन एंड बोवेरी, यहाँ पर नाम लिखा है,
वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बोवेरी ने ये नोट किया कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है, उनका जो मूवमेंट है, वो बिल्कुल जीन्स के मूवमेंट के जैसा ही होता है, और मेंडल लॉज के साथ इसको वो लिंक कर पाए। तो आपने माइटोसिस और मियोसिस पिछले साल पढ़ा है, और आपको सबको पता है कि माइटोसिस जिसको इक्वेशनल डिवीज़न कहते हैं और मियोसिस जिसको रिडक्शनल डिवीज़न कहते हैं, इसमें क्रोमोसोम्स किस तरह सेपरेट होते हैं। तो ये आपको अच्छे से पता है, इसको ठीक से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, तब जाकर के आपके ये और अच्छे से समझ में आएगा। The important things to remember are that chromosomes as well as genes occur in pair. तो हम जब भी अपने सेल की स्टडी करेंगे, हम जान लेंगे कि जो हमारे क्रोमोसोम्स हैं वो भी पेयर में होते हैं, और जो जीन्स हैं वो भी पेयर में होते हैं। The two alleles of a gene pair are located on homologous sites on homologous chromosomes. तो जो जीन पेयर के एलील्स हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं? होमोलोगस साइट पर, और किधर? होमोलोगस क्रोमोसोम्स पर। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर जरा यहाँ पर देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हमारे पास सपोज ये एक क्रोमोसोम है, ठीक है, ये हमें फादर से मिला है, ओके, और दूसरा क्रोमोसोम हमें मदर से मिला है, और वो क्रोमोसोम भी बिल्कुल सिमिलर प्रॉपर्टी का है। क्लियर? तो दीज टू अलाइन ड्यूरिंग मियोसिस, मियोसिस के टाइम पर ये पेयर बना लेते हैं, ठीक है। बोथ क्रोमोसोम्स आर सेम बट द सोर्स इज डिफरेंट। पहला वाला जो है फादर से आया है, दूसरा वाला मदर से आया है। क्लियर? तो फर्स्ट वाला पैटर्नल क्रोमोसोम हो गया, सेकंड वाला मैटरनल क्रोमोसोम हो गया। बिकॉज ये मियोसिस के टाइम पर पेयरिंग करेंगे तो उन दोनों को अब हम क्या बोलेंगे? होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर? अब एक बात और ध्यान रखनी है कि क्रोमोसोम का जो मटेरियल है वो डिवीजन से पहले कैसा हो जाता है? डबल हो जाता है। तो जस्ट हियर यू कैन ऑल्सो सी द क्रोमोसोम्स हैव डबल्ड जस्ट बिफोर द डिवीजन। तो इस तरह से ये डबल हो चुके हैं। तो ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर एक जीन प्रेजेंट है, ठीक है। सपोज दिस इज फॉर कैपिटल टी। तो इसका जो होमोलोगस क्रोमोसोम है वहां पर सपोज स्मॉल टी प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये कैपिटल टी और स्मॉल टी क्या हैं? एलील्स हैं, है ना। दीज आर जीन्स, अल्टरनेट फॉर्म ऑफ जीन्स। तो दे आर प्रेजेंट ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर? तो ये इस तरह से आपको ध्यान रखना है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं और एलील्स किधर प्रेजेंट होते हैं, दीज थिंग्स। तो अब हम यहाँ पर फिगर 5.8 को, फिगर 5.8 में आपको दिखाया गया है जीवन। देखिए, जीवन सेल डिवीजन जो हमारा होता है, सेल डिवीजन में हमने सेल साइकिल पढ़ी थी। सेल साइकिल में हमने इंटरफेस के बारे में पढ़ा था, तो हमने पढ़ा था जीवन, G2, इस सब के बारे में पढ़ा था। तो जीवन में क्या होता है कि आप देख रहे हैं यहाँ पर होमोलोगस क्रोमोसोम्स को दिखाया गया है। ये देख पा रहे हैं आप होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये और ये छोटे वाले, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं। क्लियर? G2 फेस में आप क्या देख रहे हो इन होमोलोगस क्रोमोसोम्स में कि ये डबल हो चुके हैं। आपको दिखाई दे रहा है क्लियर कट, येलो वाला भी, और ये जो दूसरा वाला ऑरेंजिश जो है वो डबल हो चुका है, और देखिए ग्रीन वाला और रेड वाला भी डबल हो चुका है ना। बिकॉज अब सेल डिवाइड करने वाला है। अब मियोसिस 1 आ जाता है ना, मियोसिस 1। तो मियोसिस 1 में क्या होगा? एनाफेज के टाइम पर आप क्या देखते हैं? होमोलोगस क्रोमोसोम्स सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। अब ध्यान से देखना, ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है, और ये सेपरेट हो जाएंगे। एक जाएगा इस तरफ और एक जाएगा इस तरफ, तो दो अलग अलग सेल्स में जाएंगे। इसी प्रकार देखिए, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम्स का पेयर है, और ये भी सेपरेट हो जाएगा, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है। सो व्हाट हैपेंस, एक सेल में ये पेयर चला गया, ये वाले सेल में, और ये वाले सेल में नीचे वाला पेयर चला गया, ठीक है। अब मियोसिस 2 आएगा, सिस्टर क्रोमेटिड्स आल्सो सेपरेट फ्रॉम ईच अदर। तो होमोलोगस क्रोमोसोम कहाँ सेपरेट होते हैं? मियोसिस 1 में। जबकि मियोसिस 2 में क्या होता है? सिस्टर क्रोमेटिड भी सेपरेट हो जाते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा रिवीजन कि देखो सिस्टर क्रोमेटिड क्या होते हैं। सपोज ये हमारा एक क्रोमोसोम था, और जब ये इसने अपने आप को डबल कर लिया, ठीक है, ड्यूरिंग G2, तब ये जो दो क्रोमेटिड्स हैं
ये दोनों एग्जैक्ट कॉपी हैं एक दूसरे की, दीज आर कॉल्ड एज सिस्टर क्रोमेटिड्स। ठीक है, क्रोमेटिड्स। ओके, एंड इसके साथ में जो होमोलोगस क्रोमोसोम आके पेयरिंग करेगा, ठीक है, होमोलोगस क्रोमोसोम इसका जब आके पेयरिंग करेगा, तो ये वाला जो क्रोमेटिड है, तो ये क्या है इसके लिए, इसके लिए ये वाला क्या है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड। क्लियर? तो अगर इसको हम बोलते हैं ए और इसको बोलते हैं बी, तो ए एंड बी आर नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। आई थिंक ये आपकी समझ में आ गया होगा। तो यहां पर मियोसिस 2 में क्या हो रहा है, मियोसिस 2 में एनाफेज में हम देखेंगे sister chromatids are separating from each other, and here also sister chromatids are separating from each other, or similar process is taking place here. So finally how many cells are formed, 4 germ cells are formed, and these are like this. ठीक है, तो this is the way by which we study about the movement of chromosomes during the meiosis.